हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। अगला आधा घंटा एक्शन पैक्ड होगा। हेडलाइन से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग्स का इंतजार था। वो लिस्टिंग्स होती हुई पहले वो दिखा देता हूं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्क्रीन पर रखिएगा दोनों स्टॉक्स को, बिल्कुल ठीक है। इशू प्राइस दोनों कंपनीज का 237 रुपीज था। जीएनजी ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ एक लैपटॉप डेस्कटॉप रिफर्बिशमेंट कंपनी आपकी स्क्रीन पे, जिसको बहुत सॉलिड रिस्पांस मिला था। ये इशू कुल मिलाकर 148 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। दूसरी तरफ इंडिक्यूब स्पेसेस थोड़ी सी पस्त लिस्टिंग होती हुई 237 की इशू प्राइस के सामने 218-219 पे ट्रेड करता हुआ। वो कोवर्किंग स्पेसेस वाली कंपनी। इसके आईपीओ को रिस्पांस डिसेंट था, लेकिन इन कंपैरिजन फीका 12.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 700 करोड़ पे सक्सेसफुली मोबिलाइज तो कर लिए, लेकिन लिस्टिंग थोड़ी सी पस्त होती हुई। खैर, ये दो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग थी, सोचा अपफ्रंट इनको मार्क कर दें। लेकिन इस शो की शुरुआत अब टॉप हेडलाइंस के साथ। यूएस टैरिफ की 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले बाजार सतर्क। निफ्टी 24,800 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में भी सुस्ती। मजबूत नतीजों से भागा एलएनटी, करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना एलएनटी। पहली तिमाही के मुनाफे में करीब 30% का उछाल, तो ऑर्डर बुक में करीब 25% का इजाफा हुआ। उधर रिजल्ट्स के बाद बैंक ऑफ इंडिया में भी शानदार तेजी कायम। इवीको ग्रुप में हिस्सा खरीद की खबर से टाटा मोटर्स में गिरावट। शेयर करीब 4% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। इटली की कमर्शियल व्हीकल कंपनी इवीको में 27% हिस्सा खरीद सकती है टाटा मोटर्स। आज से खुला एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का आईपीओ 760 से 800 रुपए के बीच है प्राइस में। इशू के से करीब 4,011 करोड़ में जुटाएगी कंपनी। इंटर निवेशकों ने लगाया करीब 1,200 करोड़ रुपए। और निफ्टी में आज टाटा स्टील और पावर ग्रिड के आएंगे रिजल्ट्स। इधर आज वायदा में आईजीएल, पीएनबी, इंटरग्लोब एविएशन समेत 10 वायदा बाजार की और कंपनीज के नतीजों का रहेगा इंतजार। ओके, आज के शो का टीजर दे दूं पहले। 10 के दमदार ट्रेड्स हैं, तो सबसे पहले तो 4 बढ़िया से पैनलिस्ट होंगे जिनसे अपन इस समय के ट्रेड लेंगे। रचना जी आपकी स्क्रीन पे और रुचित जैन साहब जुड़ते हुए। पिछले शो से रिक्वेस्ट करी थी बहेती साहब और सावन साहब कंटिन्यू करें, कुछ बढ़िया से पिक्स के तल के ये भी ऐड कर देंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हेक्सागन पार्टनर्स के तुषार प्रधान साहब, डायरेक्टर तुषार प्रधान साहब जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे उनका मार्केट्स पे इस समय नजरिया। और ना सिर्फ लिस्टिंग्स, आज तो आईपीओ खुलने की भी भरमार है। उसमें सबसे प्रोमिनेंट है एनएसडीएल का आईपीओ। जो लोग हमारे साथ गुरुकुल में थे उनको याद होगा, पार्थिव बहुत ब्यूटीफुली आईपीओ मार्केट्स पे पैनी नजर रखते हैं। तो पार्थिव ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के जुड़ेंगे अपने साथ। एनएसडीएल के आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, और अगर लगाना है तो क्यों, समझेंगे पार्थिव से डिटेल में। लेकिन पहले मार्केट्स एक बार प्लीज निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। एकदम फ्लैट, कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द अब इस समय हम कामकाज करते हुए। मोमेंटम ले गया था हमें ऑलमोस्ट 900 तक, 892 नहीं टिक पाए। वही अपना आज का रेजिस्टेंस बैंड था जो वीरू सुबह मेंशन कर रहे थे। वीरू, मार्केट्स कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं भाई साहब? आशीष, टफ वो सप्लाई जोन तो वही रहेगा आशीष, वही 24,900, 24,931। पर जानते हो जो वो सुबह हमने देखा ना, स्लाइड देखी थी वो ऑप्शन राइटर्स के आशीष, उन्होंने ग्रैब कर लिया इस जोन को। 24,800 पे पुट राइटिंग, 24,900 पे कॉल राइटिंग। सुबह सुबह 25-25 लाख कॉल बिकी थी, फिर 50-50 लाख बिक गई। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। यानी इस ओपनिंग को, एलएनटी की स्ट्रेंथ को, और वो डाउन साइड नहीं खोल रही है, बाकी ऊपर की स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। प्लीज दिखाइए वो प्लेट ऑप्शंस की स्टैट्स की। 24,900 पे कॉल बिक रही है, 24,800 पे पुट बिक रही है। यानी अब हमें बताओ ट्रेडर आशीष, इस रेंज पे फोकस करना डे ट्रेड के लिए। नीचे 24,790, 810, और ऊपर की तरफ 24,880, 930। ये देखिए आशीष, 24,900 पे 82 लाख कॉल बिक गई और 24,800 पे 64 लाख। सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप
यानी अब हमारे पास आशीष ये 125 पॉइंट की रेंज है, जिस साइड कटी उस साइड ब्लास्ट होगी, अदरवाइज दिस जोन विल बिलोंग टू ऑप्शन राइटर्स। आशीष, आपकी स्क्रीन पे आंकड़े हैं, प्रत्यक्ष 64 लाख पुट बिकी और लगभग 82 लाख कॉल बिक गई, यानी बाजार रेंज पे फोकस कर रहा है, छोटी सी रेंज पे। इस समय मार्केट्स पर व्यू। अब एक काम करा जाए, बढ़िया से पिक्स ले ली जाए अपने पैनल के। चारों को इंट्रोड्यूस तो पहले ही कर चुका हूं पहले, लेकिन एक काम करते हैं, सावंत साहब और बहेती साहब के पास चलते हैं, क्योंकि पहले इनको ड्रेन आउट कर चुके हैं, अपन निचोड़ चुके हैं, तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी निकाल लें, उसके बाद फ्रेश व्यूज के लिए चलेंगे बाकी दोनों के पास। बहेती साहब, इस समय के प्रेफर्ड 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? जी आशीष जी, एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स पे रिएक्शन अच्छा देखने मिल रहा है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक 20 डे मार्क को सरपास कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 334 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 347 और 355 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर से चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और स्पेस काफी अच्छी लग रही है ये पूरी। ये स्टॉक एफ एंड ओ से भी बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है आशीष जी, वो है 530 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 555 और 565 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स पे आप क्या ट्रेड? रचना जी, आपके दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो दो ट्रेड्स रहेगी उसमें एक एपीएल अपोलो रहेगा, जिसमें हम अगस्त के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि मार्केट ने अभी फॉर द डे अपना जो डायरेक्शनल मूव है वो अभी तक माइंड मेकअप करा नहीं लग रहा है, बट नेवरदलेस यहाँ पे एपीएल अपोलो में शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, एंड खोने को कम है यहाँ पे, बिकॉज देयर बीन अ शार्प फॉल इन द पास्ट। तो एक अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1540। इसके अगस्त के फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं, हमारा इसमें टारगेट हो सकता है 1580 का, एंड 1580 निकल गया तो उसके बाद 1600 तक का टारगेट भी फॉर अ मल्टी डे मूव ट्राई कर सकते हैं। और सेकंड कॉल जो मैं देना चाहूंगी दैट वुड बी इन हेवल्स के अगेन फ्यूचर्स। यहाँ पे भी हम अगस्त फ्यूचर्स को देखेंगे, 1510 के एसएल के साथ इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, एंड इसमें हमारा टारगेट होगा 1535। मैं समझ नहीं पाया था दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने। आपने लेकिन डायरेक्टर साहब, और आपकी ट्यूनिंग बढ़िया है, उन्होंने भाप लिया एकदम से, बढ़िया है। हैवेल्स और एपीएल अपोलो। मैं रिकैप करता हूं आगे, पहले अब चला जाए सावंत साहब के पास। सावंत साहब, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, पिक्स कौन से आपके? जी आशीष जी, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला मेरा पिक होगा ब्रिटानिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 दिनों में जो बाउंस आया है वो बिल्कुल एक अहम लेवल से आया है, जो लेवल था करीबन 5550-70 का जोन। मुझे लग रहा है ये बेस फॉर्म बन चुका है, यहाँ से हम एक अपस्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करीबन 5670 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5615, 5615। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 5785, 5785, 5800, 5800। नेक्स्ट पिक मेरा होगा टाटा एलेक्सी। यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, हालांकि वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं पुल बैक टुवर्ड्स 200 डेमार्क। अभी हम ऑलमोस्ट 6150 पे ट्रेड करें। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6085, 6085, ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिस्क रखूंगा। यहाँ से मेरे टारगेट्स होंगे 6280, 6350, जहां ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा 200 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। ओके, टाटा एलेक्सी आपका बाय कॉल। रुचित, आपके दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी साइड, जो सबसे पहली पिक रहेगी ग्रासिम में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में हमने एक करेक्शन देखा, बट स्टॉक ने अपने 50 डेमा के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया और आज फिर से अप मूव के रिजम्पशन के साइंस है। आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं लग रहा है यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड है ग्रासिम में। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रीसेंट करेक्शन के बाद फेवरेबल है, तो करंट लेवल्स पे 2720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी 2900 के टारगेट्स के लिए ग्रासिम में। और मेरी दूसरी पिक रहेगी इप्का लैब में खरीदारी की सलाह। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो फार्मास्यूटिकल एज ए स्पेस काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में दिखा है,
और जिसमें इप्का लैबोरेटरीज में भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वो भी काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में 2-3 दिन पहले ही आया है। सो यहाँ पे इप्का लैब में हम अच्छा फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो करंट लेवल्स पे इप्का लैब में खरीदारी कर सकते हैं 1490 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1600 के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्विकली रैप अप कर दूं आज के बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड, उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस की बारी। बैती साहब एनटीपीसी और चंबल फर्टिलाइजर पे बढ़िया सा ट्रेड दे रहे हैं, दोनों में खरीदारी करने का कॉल है। क्विकली दिखाते चलिए डायरेक्टर साहब। उसके बाद रचना जी ने कहा एपीएल, अपोलो और हैवेल्स उनकी पसंदीदा बेट्स हैं। यह आ गया एपीएल, अपोलो के सबके स्टॉप लॉसेस प्लीज ध्यान रखिएगा, आज सेशन आगे वोलेटाइल हो सकता है, और वैसे भी स्टॉप लॉसेस तो वैसे ही ध्यान रखना वोलेटाइल ना भी हो तो। सावंत साहब ने दाव लगाया है एक तो ब्रिटानिया पे, खरीदारी करने का मन 56.15 के स्टॉप के साथ, प्लेट फ्लिप होगी तो सावंत साहब का अगला प्रेफर्ड ट्रेड आपकी सीरीज पे टाटा एलेक्सी। रुचित ने ग्रासिम और इप्का लैब्स, ये दो बढ़िया से बाय कॉल, सारे बाय कॉल्स हैं, बढ़िया ट्रेड्स हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए भाई। इस नोट पर एक काम करें, बैती साहब और सावंत साहब, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच ये बढ़िया ट्रेड यहाँ पे देने के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में अब हमारे साथ हैं हेक्सागन के तुषार प्रधान सर। तुषार सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत सारी चीजें जिस पर आपसे बातचीत करनी थी, एक तो आज का बड़ा की ट्रिगर शाम को बैठा हुआ है तुषार सर, वो फेड की बैठक का आउटकम आना है। आई एम अज्यूमिंग कि ट्रम्प साहब के प्रेशर में आने नहीं वाले, नहीं आने वाले हैं तो स्टेटस को ही होगा, लेकिन आप समीकरण बैठे हो कैसे देख रहे हो? आई एम श्योर यूएस को मार्केट पे पैनी नजर रखी होगी आपने, दे आर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, कंसर्न वंसर्न तो नहीं है इस समय बाजार को लेकर, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है, मूड बिगड़ेगा तो हम भी सल्क करने लगेंगे। नहीं देखिए, अभी ये सिचुएशन काफी दिलचस्प होते जा रही है, मगर एक बात कहने को मन कर रहा है कि जो ट्रेड के बारे में वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जाएगी, मेरे ख्याल से सेंटिमेंट का उसमें प्रतिशत ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें तो यूएस के साथ हम इतने ज्यादा, यूएस के कंसिडरेशन में इतने ज्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हैं जितने कि शायद मेक्सिको, कनाडा और कई सारे यूरोपियन देश या जापान हो। उसके कंपैरिजन में हमको उस सिचुएशन से ओवरऑल फंडामेंटली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हमें उस तरफ ही जाना है। हमारी जो टैरिफ रेट्स हैं फॉर यूएस गुड्स इनटू इंडिया बहुत ज़्यादा हैं, और हम समझते हैं कि अगर फ्री ट्रेड की तरफ हम बढ़ें तो मेरे ख्याल से वो रेट्स तो आने ही थे नीचे, और शायद इसी बहाने हम थोड़े से और ओपन हो जाएंगे एज एन इकोनॉमी। जहाँ तक हमारे गुड्स का यूएस में जाने का सवाल है, मेरे ख्याल से ट्रेड टॉक्स इस बात पर अटके हुए हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भारत कहता है कि वो नॉन निगोशिएबल है, तो शायद मेरे ख्याल से उसी के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। मगर मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड निगोशिएशन या ट्रेड डील अनाउंस होगी यूएस और इंडिया में, मेरे ख्याल से ऑन द ग्राउंड इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, मगर सेंटिमेंट जब तक कि ये आगे ना हो, मेरे ख्याल से थोड़ा अनिश्चित रहने की संभावना है। तो ये शायद थोड़ी देर के लिए और चलेगा जब तक ये अनाउंस। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वाकई यूएस पे नहीं, और इसीलिए शायद हम ज़्यादा मसल फ्लेक्स भी कर रहे हैं, हम ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं, शायद इसीलिए ट्रेड निगोशिएशंस में टाइम भी लग रहा है। वो जब आउटकम, पर जो भी होगा तुषार सर हम दे ही रहोगे कुछ ना कुछ उस डील में। खैर, दूसरी तरफ अपने लिए इंपॉर्टेंट अपने रिजल्ट सीजन और बहुत कुछ अब पीछे जा चुका है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर्स आ गए, तो एक पिक्चर मोटा मोटी पेंट शायद की जा सकती है। आपका आकलन Q1 परफॉर्मेंस का, वो स्लगिशनेस शायद लिंगर ऑन कर रही है, पर ये कब तक लिंगर ऑन करेगी, कब तक वापस पटरी पे आएंगे, कब तक ये अर्निंग्स जो डिस्टर्ब हो गई स्टेबलाइज होंगी? देखिए, अभी पहला क्वार्टर अपने पिछले FY25 के बाद का जब हम देखते हैं तो हम बेस इफेक्ट कंपेयर करने के लिए शायद हम ज़्यादा नज़दीकी से देखें उसको। तो सितंबर क्वार्टर जो था, जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है इस फिलहाल के फाइनेंशियल सीजन में, वो पिछले साल बहुत ही खराब था, और जिसका इम्पैक्ट पूरे FY25 पे पड़ा, और हमने देखा FY25 के अर्निंग्स काफ़ी सॉफ्ट रहे इसके कारण।
अब हम जो जाने वाले हैं वो काफ़ी क्रूशल क्वार्टर आ रहा है। जो ये पहला क्वार्टर जो चले गया, मेरे ख्याल से एक आध दो स्टॉक स्पेसिफिक भी इवेंट्स थी जहाँ पे अर्निंग जैसे हमने बैंकिंग में देखा, या एक और दो कंपनीज के देखे जो काफ़ी शार्पली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कम आ गए, इंक्लूडिंग TCS, और काफ़ी सारे बिग IT में हमने थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखी। मगर मेरे ख्याल से वो शायद वन ऑफ मैं कहूँगा, क्योंकि जो अर्निंग्स की मोमेंटम अब हम देखते हैं यहाँ से आगे जाके, मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए, क्योंकि सितंबर का क्वार्टर जब आएगा तो आपका बेस इफेक्ट दिखेगा, और जो कुछ भी बदलाव हमने हमारी इकोनॉमी में देखा है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शंस के कारण काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रोड एक्टिविटी, ऑर्डरिंग एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के यहाँ से आती है वो काफ़ी हमने कम होती हुई देखी, और जो इस फाइनेंशियल ईयर में वी विल सी अ पिकअप, और ये पिकअप हमने ऑर्डरिंग में पहले देखते हैं और फिर उसकी रेवेन्यू और बॉटम लाइन में हम देखने चालू करते हैं कंपनीज में। तो मेरे ख्याल से ये 2 और 3 क्वार्टर जो अगले आने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे मार्केट की सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए। मेरे ख्याल से सितंबर जो जो क्वार्टर आएगा, जो अगला क्वार्टर आएगा, वो शायद बड़ा ही क्रूशल होगा, और दिसंबर में उस मोमेंटम की कंफर्मेशन हम देखेंगे, और मेरे ख्याल से वहीं से मार्केट डायरेक्शन ले सकता है। ओके अच्छा तुषार जी, जो वो सो कॉल्ड डिफेंसिव स्पेस, उसमें आईटी तो आप देखिए काफ़ी नंबर्स भी ख़राब रहे, TCS की वो न्यूज़ फ्लो रिगार्डिंग ले ऑफ, फिर आपका एक हो गया FMCG जहाँ पे इस बार अपडेट्स के बाद अच्छे नंबर्स भी हैं कई जगह, बट नॉट दैट शार्प, और तीसरी बास्केट हो गई आपकी अगर आप देखें तो मतलब फार्मा में हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आपका डिफेंसिव स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस पर है इस वक्त? देखिए, डिफेंसिव अगर आप जानना चाहें तो आपने अज्यूम किया हुआ है कि हमारी जो ग्रोथ हमने साल के पहले तय की थी कि आने नहीं वाली है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव्स को अपने मार्केट वेट से ही लेंगे, और बिटवीन फार्मा, FMCG एंड IT, आई डोंट थिंक IT इज रियली अ डिफेंसिव इन दैट सेंस, but if we were to say FMCG and pharma, I think pharma has a significantly higher momentum going for it, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सॉफ्टनेस जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमने पिछले 2 साल से यहाँ इस सेक्टर में देखते आए हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बदल रहा है। काफ़ी सारे इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं, और growth can return post some sort of trade deal also with the US. So I think pharma looks pretty attractive from a defensive perspective. हालांकि मैं इतना भी कहूँगा कि सारी फार्मा कंपनीज आर नॉट ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, नॉर आर दे वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल ऑल्सो, बट जहाँ कहीं भी हम थोड़ा सा मार्केट में सॉफ्टनेस देखते हैं तो इनकी जो स्टेडी क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ आते रहती है, मेरे ख्याल से उससे उसकी क्वालिफिकेशन एज अ डिफेंसिव बढ़ जाती है। तो फार्मा में डिसाइड करूंगा कि शायद दैट इज लिटिल मोर अट्रैक्टिव। FMCG में देखिए 3 या 4 साल से कोई मीनिंगफुल बढ़त हमने स्टॉक प्राइसेस में नहीं देखी है, और मेरे ख्याल से ये आगे भी वैसा ही चलेगा, क्योंकि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ तो अपनी रेंज में ही चलती रहती है, और इनकी मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुई है। मतलब अगर आप 80-90 मल्टीपल की कोई कंपनी देखें तो शायद वो 70 मल्टीपल पे आ चुका है, मतलब 20 का मल्टीपल उनका कम हो चुका है विद वेरी टेपिड अर्निंग्स। मगर यहाँ से कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ तो बस मिड टीन्स ज़्यादा से ज़्यादा या अप टू 10% की आने वाली है। अगर 70 टाइम्स का मल्टीपल वो लेके चल रहे हैं तो आपको उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ से क्या अपेक्षित है, वो सारा इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि इतनी फेथ, इतनी श्रद्धा आप किस में रखेंगे। मगर हाँ, कंपनी बहुत सॉलिड है, कैश फ्लोज बहुत बेहतरीन है, ROC इनकी तो 100% के ऊपर आती है, डिविडेंड देती हैं कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर स्टॉक प्राइस मूवमेंट यहाँ से कितना और जा सकता है गिवन द वैल्यूएशन, इसको आप डिफेंसिव में रखेंगे तो शायद नो मूवमेंट डिफेंसिव अगर आपको चूज करने हैं तो FMCG में आप देख सकते हैं। तो बिटवीन द टू आई वुड प्रेफर फार्मा, बट FMCG also continues to remain a defensive in my point.
ओके। अच्छा, तुषार सर, आपने आईटी की बात करी थी। अब आईटी को आप लोग कैसे देख रहे हो? कुछ स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं, मोटा मोटी 15% के आसपास ईयर टिल डेट स्टॉक्स कूल ऑफ हुए हैं, वैल्यूएशंस कूल ऑफ हुए हैं, पर ना तो कमेंट्री इनकरेजिंग है और वो टीसीएस के वो जॉब कट्स का अपडेट देख के समझ में आता है एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स अभी आईटी कंपनीज को और भी आगे करने हैं, तो चैलेंजिंग समय है। पर ऐसे में आप कुछ टैक्टिकल बाइज ढूंढ रहे हो या बिल्कुल ही दूर हो इस पॉकेट से? नहीं, मैं समझता हूँ कि आईटी स्पेस होमोजेनियस स्पेस नहीं, मतलब सारी आईटी कंपनियों का भविष्य अलग अलग है। और जो बिग आईटी जो हम कहेंगे, जो बहुत लार्ज कैप की आईटी हैं, उनमें डिफरेंशिएशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा स्पेस में इन्वॉल्व है कि कहीं एक ग्रोथ वेक्टर चुन के ऐसा सोचने को मुश्किल हो जाता है कि इसके लिए ये कंपनी आगे बढ़ेगी। वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, उनकी ऑफरिंग्स काफ़ी डिवर्सिफाइड हैं, और उनमें ग्रोथ दिखना, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। इसके लिए मेरे ख्याल से मार्केट्स हैव एडजस्टेड टू द वैल्यूएशन देयर। और हम समझते हैं कि आईटी को दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो बिग आईटी जो मैंने डिस्क्राइब किया, सेफ, डिपेंडेबल, हाई कैश फ्लो जनरेटिंग, हाई आरओसी कंपनीज। मगर जो मिड और स्मॉल टियर कंपनीज आईटी में मानी जाती हैं, वो ज़्यादा फोकस्ड और नैरो मेरे ख्याल से एरियाज में ऑपरेट करती हैं, जहाँ पर जब कभी भी कोई डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ट्रैवल हुआ या ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर हुआ, या ऐसे कोई वेरी स्मॉल फोकस की कंपनियां जो अपने टॉप लाइन की 60-70% रेवेन्यू जहां से आती है, और वो सेक्टर जब चल जाता है तो वो आईटी फंडामेंटल से थोड़े दूर चले जाते हैं और वो ग्रोथ कंपनियां बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सारी आईटी कंपनियों को एक साथ देखना शायद गलत होगा इस समय। और जो बिग आईटी कंपनीज हैं वो सारी अनडिफरेंशिएटेड है और एक साथ सेक्टर के साथ चलेंगी। हाँ, मगर वो जो मिड और स्मॉल कैप है, उसमें शायद बहुत अच्छे कंपनीज आपको ढूंढने पर मिलने की संभावना बहुत है। बात सही है थोड़ा सा, और उसके लिए थोड़ा सा काफी डिग भी करना पड़ेगा सही आईटी कंपनी भी दाव लगाने के लिए। तुषार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब वो तुषार सर से पूछ तो सकता नहीं कौन सी वाली है, इसीलिए छोड़ देता हूं। लेकिन आज इंपॉर्टेंट एनएसडीएल का आईपीओ अब तो सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया होगा। 1 अगस्त यानी कि फ्राइडे को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के ग्राफिक्स लेकर आइए स्क्रीन पे। फ्राइडे को बंद होगा। 760 से 800 रुपीज का प्राइस बैंड। इसके कर्मचारियों के लिए, एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 76 रुपीज का डिस्काउंट है, बाकी किसी के लिए नहीं। कुल मिलाकर 4011 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, वो भी रेगुलेटर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स का 15% से ज्यादा स्टेक नहीं हो सकता, उस नॉर्म को पूरा करने के लिए लार्जली ये आईपीओ आता हुआ। अब एनएसडीएल की जब भी चर्चा होगी तो सीडीएसएल के साथ होगी, क्योंकि लिस्टेड पीयर वही है। दोनों के कंपैरेटिव ग्राफिक्स चाहिए तो पीछे दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। दोनों के कंपैरेटिव ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सीडीएसएल और एनएसडीएल एक पूरी तरह से रिटेल डिपेंडेंट बिजनेस है सीडीएसएल का, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो रिटेल डिपॉजिटरी है, वहीं से ट्रांजैक्शन फीस कमाता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस पर, सरकार पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए यहीं से पूरा धंधा, पूरा डायनामिक्स बदलते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, ये ग्राफिक्स आगे दिखाइए। सीडीएसएल जो है वो वॉल्यूम्स पे बेसिकली लो कॉस्ट बिजनेस है। एनएसडीएल हाई क्लाइंट वॉल्यूम्स पे डिपेंडेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का धंधा। एसेट अंडर कस्टडी से समझ में आ जाएगा आपको। सीडीएसएल का एसेट अंडर कस्टडी है 79 लाख करोड़ का, और उसके सामने एनएसडीएल का 510 लाख करोड़ का, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के साथ, तो धंधे का क्वांटम बड़ा है। पर ये क्योंकि रिटेल से कामकाज करता है, इसके मार्जिन्स प्रोफाइल अलग है। प्लीज वो फाइनेंशियल्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा किस तरह के सुपीरियर मार्जिन्स सीडीएसएल कमांड करता है वीजा वी एनएसडीएल। तो दोनों के डिफरेंसेस हैं जिनके साथ ये धंधे में डील करते हैं, डिपॉजिटरीज डील करती हैं। ऐसे में ट्रेकॉम के पार्थिव शाह साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जुड़िए, क्योंकि पार्थिव आईपीओस को बहुत पैनी नजर से ट्रैक करते रहे हमेशा से। एनएसडीएल पे इन लोग का, ट्रेकॉम का हाउस व्यू क्या है। लाइए भाई पार्थिव को।
पार्थिव, नमस्ते नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? मैंने सुना आप ट्रेडिंग टर्मिनल छोड़ के आज गाड़ी में कहाँ निकल चले? अरे एक्चुअली देयर इज वन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आने का रहा, एक रिलेटिव का एक डील था, तो आई एम विद देम। जल्दी अदरवाइज तो अरे ट्रेनिंग वाह। टर्मिनल छूटता नहीं है। तो फिर ये अच्छा अच्छा पार्थिव, ये Yes. एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल सुनने में वो क्या है, सब कुछ सेम लगता है, लेकिन एक्चुअल मामला सारा डिफरेंट है। एनएसडीएल पे आप लोग का हाउस कॉल है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जस्ट गिव अ डिस्क्लोजर, हम लोग खुद एनएसडीएल के डीपी मेंबर्स है, तो सालों से उनके साथ जुड़े हुए, तो नो इन एंड आउट अबाउट देयर सर्विसेज एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली सबसे पहले हम एक ये चीज देखेंगे कि पूरा डिपॉजिटरी मार्केट एक डिओपली है। देयर आर ओनली टू प्लेयर्स, सीडीएसएल और एनएसडीएल, और दोनों की यूएसपी अलग अलग है। सीडीएसएल हम जैसे कि जानते हैं कि रिटेलाइजेशन में ज्यादा है, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज, जो फिनटेक ब्रोकरेज, उसमें जो 2020 से जो बूम आई है, उसमें सीडीएसएल डेफिनेटली एनएसडीएल पर हावी रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो मैनेज होती है इन अ डिपॉजिटरी, उसमें एनएसडीएल का 87% मार्केट शेयर है, और रीजन बीइंग कि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस, उसमें एनएसडीएल बहुत ही डोमिनेंट है, जिसमें सीडीएसएल इतना डोमिनेंट नहीं है। Now talking about the valuations, of course NSDL के valuations जिस लेवल पे आईपीओ आ रहा है 44 का ट्रेल मल्टीपल वर्सेस सीडीएसएल जो अभी 60 के ट्रेल मल्टीपल पे आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो मतलब एनएसडीएल रेवेन्यू में आगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सीडीएसएल कम है, बिकॉज जो हाई पेइंग हाई ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स रहते हैं वो रिटेल के रहते हैं। तो उस लिहाज से देखने जाए तो जो पैट मार्जिन है, ऑपरेशनल मार्जिन है, वो एनएसडीएल का सीडीएसएल से थोड़ा कम है। इसलिए आई बिलीव कि मैनेजमेंट हैज लेफ्ट लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, और सीडीएसएल के मुकाबले अराउंड 25% के डिस्काउंट पे एनएसडीएल आ रहा है। मुझे लग रहा है ये दोनों कंपनी इट्स अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट कैप है इट इज 5.25 ट्रिलियन। आने वाले 15 साल में ये 15 ट्रिलियन होने वाला है, और ये जिस तरह की एसेट्स बढ़ रही है, जिस तरह के ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अभी भी पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। These are free cash flow generating businesses, यहाँ पे कोई कैपिटल एडिशनल जरूरत नहीं होती, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ये बिजनेस डबल करते तो भी उनको कोई भी टेक्नोलॉजी स्पेंड की जरूरत नहीं है। तो आई बिलीव कि इट्स अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। दोनों हमें सीडीएसएल एनएसडीएल अच्छे लगते हैं, लेकिन एनएसडीएल में जिस तरह का वैल्यूएशन का डिस्काउंट है, और आगे जाते पेमेंट बैंक और दूसरी जो उनकी सुविधा है वहां पे अगर पिकअप होता है, तो मुझे लग रहा है ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशंस का डिस्काउंट जो है उसको देखते हुए एनएसडीएल के लिए एक थम्स अप है, और चाहे तो वैसे दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक प्लेट दिखाता हूं, है बिजनेसेस अलग, तो ऐसे में कंपैरिजंस ड्रॉ करना मुश्किल था, लेकिन हुआ क्या, मैंने दोनों के प्रॉफिट के नंबर्स और दोनों के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कमांड करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे रखा। वो प्लेट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब क्या क्विकली? ये देखिए, एनएसडीएल जो है 65% ऑफ सीडीएसएल के प्रॉफिट ले आता है। FY25 का ये आंकड़ा था 65% ऑफ प्रॉफिट, और ये मार्केट कैप जो कमांड करना चाहते हैं दैट इज 47% ऑफ सीडीएसएल। इसीलिए वो वैल्यूएशंस का ब्रिज, वो गैप, वो कंफर्ट है, और इसीलिए शायद एनएसडीएल ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है। पार्थिव, थैंक यू सो मच। साक्षात नजर आते तो मजा ज्यादा आता। खैर कोई नहीं, अपने पास व्यू आ गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस शो मुनाफे की तैयारी को समेटने का मुनाफे की तैयारी नहीं, 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का समय है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10 तक देंगे। एक बात मैं बताना रहता मुझे। नहीं, आप हर शो में ऐसा करते हैं ये मैं नोट कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि एक जमाने में शोज के नाम जो थे ना वो मुझे रटे हुए थे, धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स इवॉल्व होते गए शो के नाम। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया है काफी। अब भूल रहे हैं आप। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड से अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ आमंड्स पैसे नहीं दिए फिर